हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि इक्विटी से रिलेटेड है। ठीक है कि इक्विटी के जो इश्यूज हमें अलग अलग जनरेशन में या सेम जनरेशन में देखने को मिलते हैं, तो वो क्या इश्यूज हैं और उसको इंक्लूसिव ग्रोथ डेवलपमेंट के इशू के पर्सपेक्टिव से हमें उसको बताना है। तो बहुत ही एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, इनोवेटिव क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। सो गाइज इस सेशन में आज आपको जो भी पॉइंट्स मिलने वाले हैं आप उन पॉइंट्स को अपने पास ज़रूर नोट करके रखिएगा। इट विल हेल्प यू लॉट इन द नियर फ्यूचर और आपको एक माइंडसेट भी, आपको एक अप्रोच भी मिलेगी कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट किया जाना चाहिए अगर ऐसा कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो गाइज सेशन को शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी की सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स है या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ्स है। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं उसका भी आपको डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज जो भी स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जाम्स की, मैं उनके लिए कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं पे भी अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज आपको सिर्फ रेगुलरली जो झासर अकेडमी पे आपको बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के, आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है। दैट इज़ मोर देन एनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि इस बैच में आपको जीएस 1 2 3 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं इस बैच में। और आप अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे या जहाँ सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइस, आपका सिलेक्शन पक्का है। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइस, आप इस बैच को भी ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और एक वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंट्रा जनरेशनल एंड इंटरजेनरेशनल इश्यूज ऑफ इक्विटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समावेशी विकास और सतत विकास के दृष्टिकोण से इक्विटी के अंतःपीढ़ीगत और अंतरपीढ़ीगत मुद्दों की व्याख्या करें। सो ये क्वेश्चन गाइस GS3 इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज तो इस क्वेश्चन में हमें वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हमें मेनली पूछा क्या गया है, हमें इक्विटी के इश्यूज पूछे गए हैं। इक्विटी क्या होती है? अब इक्विटी और इक्वालिटी इन दो चीज़ों में डिफरेंस होता है। इक्वालिटी क्या होती है कि अगर मान लीजिए हम किसी को एक मान लो एक प्लेग्राउंड है, ठीक है, और उस प्लेग्राउंड के दूसरी साइड मतलब एक वॉल है, वॉल के दूसरी साइड जो है प्लेग्राउंड है, उस प्लेग्राउंड में एक मैच चल रहा है, ठीक है, और हमारे पास दो बच्चे हैं। अब वो दोनों बच्चे उस मैच को देख पाए, ये उनका राइट है कि वो उस मैच को देख सकते हैं। अब वो उस मैच को देख पाए तो हमें क्या करना है, मान लीजिए एक बच्चे की हाइट 4 फीट है और एक बच्चे की हाइट 5 फीट है।
तो वो जो जिस बच्चे की हाइट 5 फीट है वो तो प्रॉपर तरीके से दीवार के उस साइड मैच को देख पा रहा है, लेकिन जिस बच्चे की हाइट 4 फीट है वो उसकी हाइट कम होने की वजह से वो मैच नहीं देख पा रहा है। तो इक्वालिटी तो क्या है? इक्वालिटी का मतलब है कि हम दोनों को समान ग्राउंड पे रख रहे हैं, समान तरीके से, मतलब हम दोनों के दोनों जमीन पे ही खड़े हैं, फ्लैट बिल्कुल जमीन पे ही खड़े हैं दोनों के दोनों। लेकिन ये क्या है? इक्वालिटी। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि एक बच्चा तो देख पा रहा है मैच, लेकिन दूसरा बच्चा उसकी हाइट कम होने की वजह से वो मैच नहीं देख पा रहा। तो इक्विटी क्या कहती है कि जो बच्चा मैच नहीं देख पा रहा है, अगर हम उसको एक स्टूल प्रोवाइड कर दें, वो बच्चा अगर उस स्टूल पे खड़ा हो जाएगा तो वो भी मैच देख पाएगा। तो वो इक्विटी है कि हम उनको राइट देखने का दे रहे हैं, उसके लिए अगर हमें उनको कुछ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है तो वो इक्विटी है। जैसे कि हम मान लीजिए रिजर्वेशंस प्रोवाइड कर की जाती है, तो वो क्या है? वो इक्वल लेवल पे उनको लेके आने के लिए की जाती है रिजर्वेशन प्रोवाइड, तो उसको हम कहते हैं इक्विटी, राइट। तो अब ये जो इक्विटी का हमें इशू देखने को मिलता है, अब जब हम कहते हैं ना कि जनरेशन गैप आ जाता है, तो सेम जनरेशन में भी हमें इशू देखने को मिलते हैं इक्विटी के, और इंटर जनरेशन मतलब दूसरी जनरेशन्स में भी, अलग अलग जनरेशन के जो पर्सन हैं उनमें भी हमें देखने को मिलते हैं इक्विटी के इश्यूज। तो अब हमें दोनों ही तरीके से, इंट्रा जनरेशनल भी और इंटर जनरेशनल भी, इंट्रा होते हैं सेम पीढ़ी में, एक ही पीढ़ी में, और इंटर होते हैं दूसरी अलग अलग पीढ़ी में। तो उसके जो इश्यूज हैं हमें वो एक्सप्लेन करने हैं, किसके पर्सपेक्टिव से? इंक्लूसिव ग्रोथ, कि उससे क्या इशू होते हैं समावेशी विकास में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, सतत विकास में, राइट। सो आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम इस क्वेश्चन से प्रोसीड करते हैं अपने आंसर की तरफ। इंटरजनरेशनल एंड इंट्रा जनरेशनल इक्विटी इज द डॉक्ट्रीन ऑफ इक्विटी बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि एक हमें आधार देखने को मिलता है इक्विटी के बेसिस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सतत विकास का। क्या? इंटरजनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल इक्विटी। तो सबसे पहले हम इंटरजनरेशनल की बात करेंगे कि इंटरजनरेशनल इक्विटी क्या है और उसके इश्यूज, हमें दिक्कतें उसकी क्या देखने को मिलती हैं। फर्स्ट इज इंटरजनरेशनल इक्विटी इज द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज बाय वन जनरेशन टू एनहांस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अब इंटरजनरेशनल मैंने क्या बताया? जो अलग अलग पीढ़ी के होते हैं उनमें हमें जो देखने को मिलती है। तो इंटरजनरेशनल इक्विटी हमें क्या देखने को मिलती है कि हम अपने जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उनका डेवलपमेंट करते हैं इस तरीके से, मतलब एक जनरेशन करती है ताकि वो आने वाली दूसरी जनरेशन के लिए, दूसरी पीढ़ी के लिए उसकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ा सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो आज का हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा आज का एनवायरनमेंट है, बेशक से हमें बहुत एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड या बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें बहुत दिक्कतें देखने को मिल रही है, लेकिन अभी क्या बात चल रही है कि अगर इस एनवायरनमेंट को ठीक नहीं किया गया, आज ही नहीं देखा गया, तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी क्या होंगी? जैसे बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, स्पीशीज़ ऐसी हैं जो हम आज देखते हैं लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी उनको नहीं देख पाएगी, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी अगर हमने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया तो, ठीक है। या फिर क्या बोला जाता है कि जैसे हम जितने ज़्यादा, मान लीजिए फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, जितने लेवल पे और हम जितना ज़्यादा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे तो हम उसको यूज़ करें, लेकिन हम जितनी ज़्यादा स्पीड से यूज़ कर रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, और आगे के टाइम पे जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो शायद उसका यूज़ नहीं कर पाएगी, बोलते हैं। तो वो किस लिए? तो अब हम उनकी कंजर्वेशन पे ध्यान दे रहे हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने पे ध्यान दे रहे हैं, ताकि हम अपनी अगली पीढ़ी को, आगे वाली पीढ़ी को अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें, एक जीने लायक एनवायरनमेंट, वातावरण दे सकें। तो वो क्या है? इंटरजेनरेशनल, जब हम आज काम कर रहे हैं दूसरी पीढ़ी को उसको अच्छा देने के लिए, ठीक है, सस्टेनेबल देने के लिए। The growing imbalance in the distribution of resources, the ongoing degradation of the environment, and the depletion of resources have made intergenerational equity crucial. अब ये जो हमें imbalance देखने को मिलता है रिसोर्सेज का,
ठीक है। जैसे आज हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें, जैसे हमने अभी एनवायरनमेंट की बात करी, तो एनवायरनमेंट हम आज ही इतना ज़्यादा पोल्यूट, इतना ज़्यादा हम ख़राब कर रहे हैं एनवायरनमेंट को कि आने वाली पीढ़ी को अच्छा एक सही एनवायरनमेंट जीने लायक नहीं मिल पाएगा। या जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम उनको इतने ज़्यादा फास्ट पेस पे यूज़ कर रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी को वो नहीं मिलेंगे। तो उससे क्या हो रहा है, ये इंट्रा जनरेशनल इक्विटी जो है वो क्रूशियल होती जा रही है कि ये इक्विटी रहेगी ही नहीं। दिस इम्बैलेंस इज मोर प्रोफाउंड बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस और बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड द ग्लोबल साउथ। ये जो इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है, ये सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलता है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। या फिर जो नॉर्थ और साउथ रीजन्स हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उनमें देखने को मिलता है। हमें सबसे ज़्यादा ये इम्बैलेंस इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जो रिसोर्सेज मान लीजिए डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास हैं, या डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो रिसोर्सेज का यूज़ कर पाएंगी, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ वाली नहीं कर पाएंगी, और वाइस वर्सा। तो ये हमें इम्बैलेंस इस तरीके से भी देखने को मिल रहा है। Moreover, the developed countries are today unwilling to help developing countries and adapt, mitigate climate change, which is a result of their ruthless pursuit of economic growth at the cost of the environment. अब क्या चीज़ हो रही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मतलब जो विकसित हो चुकी हैं, ऐसे देश जो विकसित हो चुके हैं, डेवलप्ड हैं, वो अपनी एक कैपेसिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो चाह नहीं दिखा रहे हैं कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करें, कि वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सके, अपने आप को बढ़ा सकें, और वो क्लाइमेट चेंज को जो है वो थोड़ा सा कम कर सके, मिटिगेट करने में उनको हेल्प करें। जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ फोर्सफुली उनको क्या करना पड़ रहा है, उनको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि उन्हें ग्रोथ तो करनी पड़ेगी, तो वो एनवायरनमेंट की कॉस्ट पे कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया क्या कर रही है, इंडिया बेशक क्लाइमेट चेंज, इंडिया उसको इम्पॉर्टेंट मुद्दा मानती है और ध्यान भी देती है, लेकिन उसी के साथ साथ इंडिया को पता है कि उसको अपनी इंडस्ट्रीज़ बूस्ट अप करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उसको यूजेज करना पड़ेगा, फॉसिल फ्यूल्स का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो वो एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट कर रहा है, क्योंकि उसको बाहर से इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पा रही। The concept of sustainable development has been introduced, which refers to the use of resources that should be done in a manner that those resources shall also be available to meet future needs. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। उसका क्या मतलब है कि भाई रिसोर्सेज को आज के टाइम पे इस तरीके से यूटिलाइज करो, इस तरीके से यूज़ करो, ताकि वो जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आने वाली जनरेशन है, उसके लिए भी हम बचा सकें, उनके लिए भी संरक्षित रख सकें। तो ये हमने इश्यूज क्या देखे, इंटरजनरेशनल के, कि एक पीढ़ी काम करती है दूसरी पीढ़ी के लिए, लेकिन मतलब बचाने के लिए रिसोर्सेज या बहुत सारी चीज़ें उनके लिए, वो समान तरीके से रखने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए एक सस्टेनेबल तरीके से, लेकिन उसमें हमें बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रा जनरेशनल की, मतलब सेम पीढ़ी में ही, एक ही पीढ़ी में जो हमें इक्विटी क्या होती है और उसके हमें क्या मुद्दे देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्राजनरेशनल इक्विटी प्रोवाइड्स राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एवरी पर्सन ऑफ अ सिंगल जनरेशन to use and take care of the resources moderately among the members of the generation. अब इंट्रा जनरेशनल है तो उसी से पता चल रहा है कि सेम ही जनरेशन में ही लोग इस तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइज करें कि दूसरा भी उसको यूज़ कर सके, उसकी सोसाइटी के, उसकी जनरेशन के दूसरे मेंबर्स भी यूज़ कर सकें। जैसे कि हमें क्या देखने को मिल रहा है, जैसे हम रिच एंड पुअर का गैप देखते हैं, हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स कौन है, जिनके पास सारे रिसोर्सेज, सारे संसाधन, सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन हैव नॉट्स क्या है, जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, जिनके लिए अपना सिर्फ एक कहते हैं ना कि 2 रोटी कमा पाना ही बहुत बड़ा काम है, कि बस उनको 2 रोटी मिल जाए, उनका एम रहता है बस दिन की 2 रोटी मिल जाए, अपने परिवार का पेट भर सके। लेकिन हैव्स क्या है, उनके पास सब कुछ है। तो वो क्या है, उसको इस तरीके से रखना कि जितना वो यूज़ कर रहे हैं वो उतना दूसरे जो पुअर पीपल हैं या जो हैव नॉट्स हैं उनको भी मिल सके, वो भी यूज़ कर सके, इस तरीके से यूज़ करे, तो वो क्या है, इंट्रा जनरेशनल इक्विटी। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि इस तरीके से नहीं होता, हमें वो गैप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। To promote intra-generational equity, the concept of social justice is propagated.
Welfare schemes like subsidies, reservations, etc. are provided by the governments to help the vulnerable section of society. अब ये इंटर जनरेशनल इक्विटी लाने के लिए सोशल जस्टिस लाना ज़रूरी है। तो उसके लिए जैसे सरकार क्या करती है, सरकार काम करती है कि जो ऐसे लोग हैं जिनको रिसोर्सेज जिनको नहीं मिल पाते, उनको वो प्रोवाइड करे। किस तरीके से, जैसे कुछ वेलफेयर स्कीम्स लाके, रिजर्वेशंस हैं या सब्सिडीज़ हैं, इस तरीके से लाके उनको भी वो प्रोवाइड करें ताकि ये इक्विटी ला लेके आ पाए। Sometimes measures taken under the narrative of social justice interfere with the free market principle. कि कई बार अब ये जो सोशल जस्टिस लाने के लिए मेजर्स लिए जाते हैं, जो भी उपाय किए जाते हैं, वो कई बार क्या करता है, इंटरफेयर करता है फ्री मार्केट में। मतलब एक जो प्रॉपर तरीके से कि मार्केट फ्री होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए, उसके प्रिंसिपल में कई बार वो इंटरफेयर करता है। तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल जाती है। The free market demands rollback of the state and propagates the market as a solution to every problem. अब फ्री मार्केट क्या डिमांड करती है कि स्टेट रोल बैक करे, मतलब कि वो उसको ये प्रोवाइड करे ना, ये अपॉर्चुनिटी कि भाई वो प्रॉपर तरीके से डिमांड सप्लाई के फैक्टर में मार्केट अपने पेस पे काम करे। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट वो इक्विटी लाने के लिए वो थोड़ा सा कंट्रोल लगाना शुरू कर देती है, कंट्रोल मेजर्स इस्टेब्लिश करती है, जिसकी वजह से वो मार्केट फ्री नहीं रहती, वो थोड़ा सा कंट्रोल फेज पे आ जाती है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। तो उसका भी सोल्यूशन निकालना है कि वो मार्केट भी प्रॉपर तरीके से काम करे अपने नॉर्मल पेस पे, फ्री तरीके से। तो ये हमें एक इशू देखने को मिलता है। फॉलोइंग दिस, इंडिया कंडक्टेड एलपीजी रिफॉर्म्स इन 1991. However, the pro-market reforms have failed to trickle down effect and resulted in jobless growth and increasing inequalities as per Oxfam report. अब इसके बाद क्या लेके आई कि जो ये फ्री मार्केट की प्रॉब्लम थी, इसके लिए भी इंडिया ने क्या किया, एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आई 1991 में। लेकिन जो इसके बाद रिफॉर्म्स हुए मार्केट में, वो क्या हुए, वो अच्छे तरीके से नहीं हुए। वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसमें नहीं हो पाया कि भाई वो नीचे तक उसका बेनिफिट जाए। उसमें क्या होने लग गया कि ग्रोथ तो दिख रही है लेकिन जॉबलेस है, अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और एक सेक्शन बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पा रहा है। ठीक है। इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज, तो उससे क्या हुआ, इनइक्वालिटीज बढ़ने लग गई। तो उसमें क्या हुआ, अभी इनइक्वालिटीज बढ़ी तो क्या हुआ, इक्विटी तो हुई नहीं। तो वही फिर वो इक्विटी का प्रॉब्लम आ गया। तो ये हमें किसके द्वारा पता चला, ऑक्सफैम रिपोर्ट के द्वारा। अब इंक्लूसिव ग्रोथ एडवांसेस equitable opportunities for economic participants during economic growth with benefits incurred by every section of society. inclusive growth क्या कहते हैं, inclusive growth समावेशी विकास, की सबको इकट्ठे लेके, मतलब कि सभी की वृद्धि हो, किसमें, कि सभी को समान तरीके से अपॉर्चुनिटीज मिले, सभी पार्टिसिपेट कर पाए, सभी की ग्रोथ हो, उस ग्रोथ के लेवल पे, उस ग्रोथ के लिए सभी पार्टिसिपेट कर पाए। तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ होती है कि सभी की ग्रोथ हो, जिसमें कि हर एक सेक्शन को बेनिफिट मिले। लेकिन वो तब तक, जब तक ये इक्विटी नहीं लाई जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, तब तक वो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो प्रॉब्लम हमें एक देखने को मिलती है। तो ये क्या थे, ये इंट्रा जनरेशनल इश्यूज थे कि जब सेम ही जनरेशन में हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं। और ये तो हम जानते हैं कि सेम जनरेशन में हम इक्विटी की तो बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की भी बात करते हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा गैप हमें देखने को मिलता है रिच पुअर और हैव्स एंड हैव नॉट्स में, कि वो कर्ब कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। वो गैप बढ़ता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा गैप है। उसको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, राइट। So, on the concluding note, the concept of inclusive growth and sustainable development are the key pillars of the global welfare narrative, which can be prompted by ensuring intragenerational and intergenerational equity. अब ये जो हम कॉन्सेप्ट की बात की है हमने, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, ये पूरे ग्लोबल के, मतलब विश्व भर पे वेलफेयर के लिए ज़रूरी हैं, स्तंभ हैं उनके, बहुत मुख्य स्तंभ जिसे हम कहते हैं, की पिलर्स हैं, जिन पे ध्यान देना है, जिनको प्रॉम्प्ट करना ज़रूरी है। किस तरीके से होगा वो, कि जब हम इंटरजनरेशनल इक्विटी लेके आएंगे और इंट्रा जनरेशनल इक्विटी लेके आएंगे और उसको मेंटेन करेंगे, उसको बरकरार रखेंगे, तभी हम इनको अचीव कर पाएंगे।
In a developing country like India, intra-generational and intergenerational equity are more important as resources are required for ensuring the development of all, including the future generation, to distribute the fruits of rapid economic growth. अब इंडिया जैसी एक डेवलपिंग कंट्री में ये इंट्रा जनरेशनल और इंटर जनरेशनल इक्विटी जो हमें देखने को मिलती है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिसोर्सेज जैसे हमें लिमिटेड भी देखने को मिलता है, तो रिसोर्स को इस तरीके से देखना है, इस तरीके से उसका यूसेज होना चाहिए कि भाई सभी को उसका बेनिफिट मिले, सभी का उससे विकास हो सके, सभी उससे फ़ायदा उठा सकें। उसमें हमें फ्यूचर जनरेशन को भी इन्वॉल्व करना है, जैसे कि इंटर जनरेशनल की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर जनरेशन भी वहाँ पे इन्वॉल्व हो, उनके लिए भी हमें छोड़ना है, ताकि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हम अच्छे लेवल पे कर रहे हैं फास्ट पेस पे, उसका जो मीठा फल है, उसके फ्रूट्स हैं, उसका फल फ्यूचर जनरेशन को भी मिल पाए। राइट, तो ये इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर ये होगा तो हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए हर एक पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। राइट, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हेड। जय हिंद।